मैं डॉक्टर कुमुद रंजन, पोलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, असिस्टेंट प्रोफेसर के साकेत पीजी कॉलेज अयोध्या। मैं आज राजनीति विज्ञान के पिता अरस्तु के एक सिद्धांत के विषय में आप लोगों से चर्चा करूंगा। अरस्तु का यह सिद्धांत है संविधानों का वर्गीकरण। संविधान की जब बात करते हैं तो संविधान के संदर्भ में अरस्तु यह मानता है कि राज्य, संविधान और शासन यह तीनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ये तीनों एक दूसरे से अलग नहीं हैं। जब राज्य के संविधान में परिवर्तन होता है तो राज्य का स्वरूप भी परिवर्तित हो जाता है। राज्य के स्वरूप से परिवर्तन से तात्पर्य है कि राज्य की शासन व्यवस्था में परिवर्तन हो जाता है। तो संविधानों के वर्गीकरण को यहाँ पे जो टाइटल दी गई है, हेडिंग दी गई है, वह ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संविधानों का वर्गीकरण है, किंतु वह वास्तविक रूप में शासन व्यवस्था का वर्गीकरण कर रहा है। यहाँ पर संविधानों के वर्गीकरण में वह दो आधार लेता है। पहला आधार ले रहा है वह संख्या का आधार और दूसरा ले रहा है उद्देश्य का आधार। संख्या के आधार पर वह तीन तरह के का विभक्त करता है, तीन तरह के भागों में विभक्त करता है। पहला मानता है कि एक व्यक्ति का शासन, दूसरे रूप में मानता है वह कुछ व्यक्तियों का शासन और तीसरे रूप में वह मानता है कि बहुत से व्यक्तियों का शासन। दूसरी तरफ उद्देश्य के आधार पर वह कहता है कि इसके भी दो आधार होते हैं। पहला कहता है शुद्ध आधार जो होता है शासन व्यवस्था का, और दूसरा होता है विकृत संविधान, जिसका विकृत आधार मानता है। विकृत आधार पर जो संविधान का गठन होता है या शासन व्यवस्था का गठन होता है उसको वह कहता है कि यह विकृत आधार है। इस आधारों को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पे वह 6 तरह के शासन व्यवस्था की बात करता है, 6 तरह के संविधानों की बात करता है। सबसे पहले एक एक करके हम लेके चलेंगे और उसको समझते चलेंगे कि एक व्यक्ति के शासन की जब बात करता है तो वह शुद्ध रूप में राजतंत्र की बात करता है। यूनानी भाषा में इसको बसिलेइया बोलते हैं और इंग्लिश में उसको मोनार्की बोलते हैं। राजतंत्रात्मक व्यवस्था के संदर्भ में हम सब बहुत ज्यादा जानते भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं। उस संदर्भ में उसको थोड़ा सा और डिफाइन करने की मैं कोशिश करूंगा कि राजतंत्र शुभ का शासन मानता है, अर्थात जो शासन व्यवस्था में राज्य का सर्वोपरि व्यक्ति है वह ज्ञानी हो, शासन व्यवस्था का ध्यान रखने वाला हो और शासन संचालन की उसके अंदर विशुद्ध प्रतिभा विद्यमान हो। यहाँ पर एक बात और इंगित करना चाहूंगा कि जैसा प्लेटो के आदर्श राज्य में वह शासन की बागडोर एक दार्शनिक शासक को देना चाहता है। जब दार्शनिक शासक, इस तरह के दार्शनिक शासक की बात प्लेटो कर रहा है, यदि वैसा दार्शनिक शासक मिल जाए तो अरस्तु के अनुसार यह राजतंत्र सर्वोत्तम राजतंत्र होगा। इस राजतंत्र में जनता के हितों का पूरा ख्याल रखा जाता है, पूरा ध्यान रखा जाता है। इस राजतंत्र में शासन के तीनों अंग, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, एक ही व्यक्ति के, यहाँ पर लिखा रहा है कि एक व्यक्ति के, संख्या का आधार क्या है? एक व्यक्ति। यहाँ राजतंत्र में शासन के तीनों अंग, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका एक ही व्यक्ति के हाथ में निहित होती है। जब यह शासन विशुद्ध रूप में अपना कार्य करता रहता है, अरस्तु कहता है कि इसमें परिवर्तन आता है। परिवर्तन आता है, वह परिवर्तन होकर के इसमें परिणत होता है तानाशाही, तिरानी। यूनानी भाषा में इसको क्या कहते हैं? तिरानी, टेरेनी इंग्लिश में। तो यह उसमें परिवर्तित हो जाता है और इस तिरानी में होता क्या है कि जहां यह शासन के शुभ का ध्यान रखता है, यहाँ वह परिणत होकर के अशुभ में परिवर्तित होता है, एक भ्रष्ट शासन की तरफ परिवर्तित होता है। वह भ्रष्ट शासन कैसा होता है कि जिसमें शासन का सर्वोच्च व्यक्ति स्वहित के लिए, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए जनता के ऊपर शोषण का आरोप लगाता है, शोषण करता है। उसका शोषण किस ढंग से करता है कि अपने अंगरक्षकों की वृद्धि करके, सैनिक शासन की वृद्धि करके, जनता के ऊपर कर का आरोपण करके वह विभिन्न तरह से अपने धनकोष को बढ़ाना प्रारंभ करता है, अपनी स्वार्थ सिद्धि करना प्रारंभ करता है। आगे बढ़ते हैं दूसरे तरह के आधार में। संख्या का आधार जो दूसरा है, कुछ व्यक्तियों का शासन। कुछ व्यक्तियों के शासन में अभिजात तंत्र, अरस्तु इसको अभिजात तंत्र कहता है। अरिस्टोक्रेटिया इसको यूनानी भाषा में कहते हैं और एरिस्टोक्रेसी इंग्लिश में बोलते हैं इसको। इस
अधिकार तंत्र का एक दूसरा नाम भी है जिसको विचारक कहते हैं कि इसको हम कुलीन तंत्र के नाम से भी जानते हैं। कुल यानी कि एक वंश का शासन, जिसमें एक ही वंश के परिवार के सदस्य, उसके वंश के कुल के सदस्य जब शासन व्यवस्था में भाग लेते हैं, शासन संचालन का बुद्धिमान व्यक्तियों में, जो उस परिवार के बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, वह शासन का संचालन करते हैं, तो वह अभिजात तंत्रीय शासन व्यवस्था में आता है। ऐसे तंत्र को, जैसा कि ऊपर राज्यतात्मक व्यवस्था को वह उत्तम शासन मानता है, उसी तरह अभिजात तंत्र में जब जनता के हितों को ध्यान में रख करके इस तरह का शासन किया जाता है तो उसको वह अच्छा शासन मानता है, उत्तम शासन मानता है। इस शासन में एक महत्वपूर्ण चीज होती है कि यह शासन धन से युक्त होता है। जहां जनता का हित ध्यान में रखा जाता है वहीं यह शासन धनाढ्य परिवारों के हाथों में रहता है। ऐसा प्रतीत होता है कि चूंकि स्वयं अरस्तु भी एक कुलीन तंत्रीय व्यक्ति था, एक कुल से संबंधित था, तो इस कारण से उसने ऐसे शासन व्यवस्था का समर्थन भी किया है और इसको उत्तम शासन मानता है। यह शासन तंत्र जब परिवर्तित होता है, अपने विकृत रूप में आता है, तो वह परिवर्तित होता है अल्पतंत्र, आलिगार्किया जिसको यूनानी भाषा में कहते हैं और ऑलिगार्की इंग्लिश में बोलते हैं। यह परिवर्तित होता है अल्पतंत्र में। इसका एक दूसरा नाम भी है जिसको हम धनिक तंत्र के नाम से जानते हैं। जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि धनिक तंत्र या अल्पतंत्र कुछ व्यक्तियों का शासन जिसमें धन बाहुबल के रूप में हो, धनपतियों का शासन जिसको हम बोल सकते हैं, वह धनपतियों का शासन भी उसी के भांति काम करता है जैसे दानाशाही तंत्र में एक व्यक्ति अपने स्वहित के लिए कार्य करता है, वैसे ही अल्पतंत्र या धनिक तंत्र में कुछ व्यक्ति अपने हितों को ध्यान में रख करके शासन करना प्रारंभ करते हैं। इसमें भी जनता का शोषण होता है। यहाँ पे भी धन महत्वपूर्ण होता है, समानता महत्वपूर्ण नहीं होती। व्यक्ति की स्वतंत्रता का अमल तानाशाही तंत्र में भी होता है और अल्पतंत्र में भी होता है। तो यह इधर की समानता दिख रही है, इधर भी समानता दिख रही है। इस तरह के साथ शासन व्यवस्था में समानता दिख रही है और इस तरह के शासन तंत्र में भी समानता दिख रही है। आगे बढ़ते हैं कि बहुत से व्यक्तियों के शासन में, बहुत से व्यक्तियों के शासन सर्वजन तंत्र, इसको पॉलिटिया बोलते हैं यूनानी भाषा में, और पॉलिटी इंग्लिश लैंग्वेज में बोलते हैं। सर्वजन तंत्र को अरस्तु सर्वश्रेष्ठ तंत्र मानता है। इसमें जनता के हित का ध्यान जनता स्वयं रखती है। ऐसा शासन तंत्र जिसमें स्वयं का ध्यान स्वयं ही रखा जाए, ऐसे तंत्र का समर्थन अरस्तु उत्तम शासन के दृष्टिकोण से करता है कि यह सर्वोत्तम शासन होता है। और किसी भी देश के लिए दुनिया में आज भी प्रचलित जितने भी सारे देश हैं, उन सारे देशों में देखा जाए तो सर्वजन तंत्र के ही अंश दिखाई पड़ते हैं। यह कहता है अरस्तु कि यह भी बहुत समय तक यह चलता नहीं है, इसमें भी कालांतर में परिवर्तन आता है। और यह परिवर्तन किस तंत्र में परिणत होता है? प्रजातंत्र में, डेमोक्रातिया यानी कि डेमोक्रेसी। इसको डेमोक्रेसी से भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर वह डेमोक्रेसी को एक्सट्रीम डेमोक्रेसी के रूप में परिभाषित करता है कि यह एक्सट्रीम डेमोक्रेसी है, यह विशुद्ध रूप से गरीबों का शासन होता है। यहाँ एक व्यक्ति अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए करता है, यहाँ कुछ व्यक्ति करते हैं। यहाँ गरीब जब एक्सट्रीम में पहुंचता है तो गरीब व्यक्ति अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए सिर्फ एक तरह की व्यवस्था की स्थापना करना चाहता है। यह कितने 6 तरह की शासन व्यवस्था को देखने को उपरांत यहाँ पे जो तथ्य दिखाई देता है वह है इसका कुछ आधार। पहला क्या देखते हैं हम कि यहाँ पे जो हमने बताया आपको कि संख्या का आधार और उद्देश्य का आधार। यह संख्या का आधार किस बात का दृष्टिकोण प्रदर्शित करता है? वह है गणितीय दृष्टिकोण। गणितीय दृष्टिकोण अर्थात कि व्यक्ति की संख्या को देखते हुए वह किसी भी चीज की गणना करना चाहता है, किसी शासन व्यवस्था को दिखाना चाहता है कि संख्या के आधार पर शासन व्यवस्था कैसी हो सकती है। दूसरा आधार इसको देख सकते हैं हम कि मौलिक आधार के रूप में, कि मौलिक आधार के रूप में भी आप देखेंगे तो यह शासन तंत्र दुनिया में इतिहास को उठा के देखने पर हर जगह यह शासन तंत्र आपको किसी न किसी रूप में दिखाई देगा।
आगे बढ़ते हैं, जब इसके मौलिक तत्वों की ही बात करते हैं तो इसमें कई आधार और भी दिखाई देते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अल्पतंत्र तंत्र को हम धनिक तंत्र के रूप में भी परिभाषित करते हैं। एक तरफ धनिक तंत्र हो गया, दूसरी तरफ हम एक्सट्रीम डेमोक्रेसी की जब बात करते हैं तो यह गरीबों के शासन की हम बात करते हैं। यानी कि दो तरह, एक आधार और भी दिखता है कि धनी का आधार और दूसरा गरीब का आधार। यह भी विभाजन अरस्तु अपने इसी संविधानों के वर्गीकरण में करता है। दूसरी तरफ देखते हैं कि एक तरफ वह धन को सही मानता है अभिजात तंत्रीय व्यवस्था में, धन का जब सीमित उपभोग हो रहा है या धन का सदुपयोग हो रहा है तो वह अभिजात तंत्रीय में रहता है। लेकिन जब धन को गलत ढंग से प्रयोग करना प्रारंभ कर देती है शासन व्यवस्था या अपने हित में करना प्रारंभ कर देती है तो वह शासन व्यवस्था परिवर्तित हो जाती है। तीसरी तरफ देखते हैं कि स्वतंत्रता और समानता की बात। यहां पर स्वतंत्रता सीमित होती है। अभिजात तंत्रीय व्यवस्था में जब धनिक एक कुल का शासन होगा, कुलीन तंत्रात्मक शासन व्यवस्था होगी, तो एक तरह से देखा जाए तो कि गरीबों की स्थापना या गरीबों का उद्धार इस व्यवस्था में पूर्ण रूप में नहीं हो पा रहा, क्योंकि उनकी स्वतंत्रता सीमित हो रही है। और यहाँ पर सिर्फ धनी धनपतियों को उठाने की बात नहीं, भले ही वह शुद्ध शासन तंत्र हो, उत्तम कोटि का शासन तंत्र क्यों ना हो, लेकिन गरीबों का यहाँ पक्ष नहीं लिया जा रहा है। यानी कि धन को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पर एक्सट्रीम डेमोक्रेसी में धन का दुरुपयोग हो रहा है, गरीब सिर्फ एक ही पक्ष उसका सदुपयोग करने की कोशिश कर रहा है। संविधानों का वर्गीकरण हो गया। इसके बाद इसकी कुछ विशेषताएं, मुख्य विशेषताएं किस तरह की हैं, इसको मैं आपको बताना चाहूंगा। अरस्तु ने जो 6 तरह के संविधानों शासन व्यवस्था का वर्गीकरण बताया है, उस 6 तरह के शासन व्यवस्था के संदर्भ में यह एक जो ग्राफिक मैंने बनाया है, यह सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है उसका। वह सबसे पहले राजतंत्रात्मक व्यवस्था की बात करता है, फिर तानाशाही तंत्र की बात करता है, कुलीन तंत्र की बात करता है, धनिक तंत्र की बात करता है, सर्वजनतंत्र और पुनः प्रजातंत्र की बात करता है। वह कहता है कि यह घड़ी के सुई के अनुसार चलता रहता है। कैसे चलता रहता है कि राजतंत्रात्मक व्यवस्था की जब हम बात करेंगे तो आप इतिहास के संदर्भ में देखने की कोशिश करें तो चाहे छोटे रूप में चाहे बड़े रूप में आपको राजतंत्रात्मक व्यवस्था के दर्शन मिलेंगे इतिहास में। तानाशाही तंत्र के भी उसी तरह से आपको दर्शन मिलेंगे, कुलीन तंत्र के भी, धनिक तंत्र, सर्वजन तंत्र और आज के वर्तमान प्रजातंत्र के भी दर्शन मिलते हैं। और आज दुनिया के अधिकतम देशों में प्रजातंत्र विद्यमान है। तो यह राजतंत्रात्मक व्यवस्था, वह कहता है कि यह राजतंत्रात्मक व्यवस्था आज से जितने साल 4000-5000 साल पहले से की बात करें तो राजतंत्रात्मक व्यवस्था में धीरे धीरे कमियां आना प्रारंभ होती हैं। जैसे जैसे कमियां प्रारंभ होती हैं आना उसमें, वैसे वैसे इसकी व्यवस्था विकृत शासन व्यवस्था की तरफ बढ़ना प्रारंभ हो जाती है। वह व्यवस्था, राजतंत्रात्मक व्यवस्था परिणित होती है तानाशाही तंत्र व्यवस्था। तानाशाही तंत्र की व्यवस्था भी अपने आप बहुत समय तक नहीं रह सकती। कोई भी व्यवस्था जन्म लेती है तो निश्चित तौर पे उसका समापन होता है। वैसे ही तानाशाही व्यवस्था भी कालांतर में उस व्यवस्था से जब लोग ऊब जाते हैं तो एक नवीन तंत्र की स्थापना करते हैं जिसको कुलीन तंत्र के नाम से अरस्तु संबोधित करता है। यह कुलीन तंत्र व्यवस्था भी बाद में परिणित होती है धनिक तंत्र में, और यह धनिक तंत्र की व्यवस्था परिणित होती है सर्वजन तंत्र में, और सर्वजन तंत्र की व्यवस्था प्रजातंत्र में। यह एक सर्किल है और अपने एक्सट्रीम पर पहुंचने के बाद कोई भी व्यवस्था अपने एक्सट्रीम पर पहुंचने के बाद समाप्ति की ओर बढ़ती है और उसका पतन होता है, समाप्त होती है और पुनः नई व्यवस्था उसके स्थान पर उसका स्थान ले लेती है। आज प्रजातंत्र की हम बात कर रहे हैं, यद्यपि इस सर्वजनतंत्र और इस प्रजातंत्र में अंतर इसके एक्सट्रीम होने का, और यह सर्वजनतंत्र जिसको आज का हम प्रजातंत्र कहते हैं, यहाँ एक बात और भी बताऊंगा आपको कि इसी सर्वजनतंत्र को जो अरस्तु की 5वीं व्यवस्था है
इस सर्वजनतंत्र को प्लेटो, उसका गुरु, प्रजातंत्र कहता है। और इस व्यवस्था को जिसको अरस्तु प्रजातंत्र कहता है, वह उसको भीड़ तंत्र या भ्रष्ट प्रजातंत्र का नाम देता है। यानी कि यह सर्वजनतंत्र प्रजातंत्र या एक्सट्रीम प्रजातंत्र भीड़ तंत्र या भ्रष्ट तंत्र में परिणित होता है। और जब इससे जनता उबती है तो वह कहता है अरस्तु कि वह पुनः राजतंत्रात्मक व्यवस्था में स्थापित हो जाता है।